जय श्रीमन नारायण। आज बड़ा ही एक खास विषय लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ और इस विषय का नाम है विवाह। विवाह का मौसम भी चल रहा है, लग्न का महीना भी है और एक ऐसा शब्द विवाह जिसे सुनते ही बहुतों के मन में एक अलग तरह का भाव जागृत होता है। विवाह जो सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों में 15वां संस्कार है और विवाह संस्कार के बाद एकमात्र संस्कार शेष रह जाता है, वो है दाह संस्कार। तो मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो भी 16 संस्कार है उसमें 15वां संस्कार विवाह संस्कार पर आज हम बात करते हैं। विवाह आखिर प्राचीन काल में किस तरह के होते थे, कितने प्रकार के होते थे, सबसे पहले विवाह किसने किया? तो सबसे पहला जो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले हमारे सनातन धर्म में रहे, जो प्रथम दंपत्ति रहे, वो मनु महाराज और शतरूपा माता के रूप में जानी जाती हैं, जिनके नाम पर मनु स्मृति बना। तो एक विचार ये है। दूसरा, देवाधिदेव महादेव शंकर और माँ पार्वती के रूप में कहीं पर चर्चा मिलती है। खास करके हरिद्वार के तरफ जो कथाएं हैं उनमें भगवान शंकर और माँ पार्वती को इस सृष्टि का, इस दुनिया का प्रथम दंपत्ति के तौर पर, प्रथम पति पत्नी के तौर पर माना जाता है। ठीक इसी तरीके से गैर सनातनी धर्म में जो ईसाईयत है, जो क्रिश्चियनिटी है, उसमें आदम और हव्वा को प्रथम पति और पत्नी के रूप में माना जाता है। विवाह प्राचीन काल में 8 तरह के हुआ करते थे, जिसमें से 4 मान्य विवाह और 4 अमान्य विवाह। 4 विवाहों को समाज में मान्यता थी और नीचे के 4 विवाहों को समाज में मान्यता नहीं थी। जिसमें प्रथम श्रेणी का जो विवाह था 4 मान्य विवाहों में, उसमें प्रथम ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव विवाह, तीसरा प्रजापत्य विवाह और चौथा जो था वो आर्ष विवाह। और जो अमान्य विवाह की श्रेणी में थे, जो निम्न श्रेणी के विवाह माने जाते थे, वो असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ये 8 तरह की विवाह प्राचीन काल में थे, जिसमें से 4 मान्य थे और 4 अमान्य थे। लेकिन समय बदलते गया। मध्यकाल से होते हुए जब हम आधुनिक काल में प्रवेश किए, दुनिया जब सामाजिक तौर पर समृद्ध हुई, आधुनिकता का दौर आया, तो अंग्रेजी में कुछ नए नए शब्द का प्रचलन हुआ, जिसे हम पॉलीगैमी, मोनोगैमी और पॉलीएंड्री के तौर पर जानते हैं। तो सबसे पहले जो मोनोगैमी है, जिसे एक पत्नित्व या एक पतित्व भी हम कह सकते हैं, जिसमें एक स्त्री के एक पत्नी के एक ही पति होंगे और एक पति के एक ही पत्नी होगी, ये मोनोगैमी है। दूसरा जो है वो पॉलीगैमी है, जिसे हम बहु विवाह यानी बहुपत्नित्व या बहुपतित्व विवाह कहते हैं। एक पत्नी के अनेकों पति या फिर एक पति के अनेकों पत्नी। और जो सबसे तीसरा है वो है पॉलीएंड्री, जो बहुपतित्व विवाह है, जिसमें एक महिला के एक से अधिक पति होते हैं, जो अक्सर यहाँ कम देखने को मिलते हैं। ऊपर के जो बहुविवाह जो हैं, बहुपत्नित्व का भाव खास करके इस दुनिया में जो एक मजहब है, जो धर्म है, इस्लाम जिसे कहते हैं, उसमें उनके कुरान में 4 पत्नी तक रखने की आज़ादी दी गई है। तो ये कुछ विवाह के प्रकार हुए, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आज जो विवाह का प्रचलन है, जो विवाह का दौर है,
उसे हम किस रूप में देखें? विवाह न केवल दो विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न परिवार से आए हुए स्त्री और पुरुष का मिलन है, वरन यह दो अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि, अलग अलग वैचारिक पृष्ठभूमि और दो आत्माओं का मिलन भी है। विवाह केवल संतानोत्पत्ति और केवल शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है। विवाह इसीलिए आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में संस्कार के तौर पर माना जाता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि 16 संस्कारों में 15वां संस्कार विवाह है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में, खास करके पाश्चात्य देशों में, विवाह को एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर देखा जाता है, यानी कि संविदा के आधार पर देखा जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ही होता है वो टूट सकता है, बिखर सकता है, कैंसिल हो सकता है। इसलिए तलाक की जो मान्यताएं हैं और तलाक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वह पश्चिम से आया, ये ईसाइयत से आया, इस्लाम से आया। भारत में सनातनी हिंदू में कोई भी हिंदी शब्द में भी, हिंदी शब्दकोश में भी तलाक शब्द आपको नहीं मिलेगा। इसका अर्थ यह है कि हम सब सनातनी वैवाहिक जीवन को जीने वाले, अपने आदर्शों, अपने मूल्यों पर सांसारिक जो जरूरत की चीजें हैं उसे दाम्पत्य के माध्यम से वैवाहिक सूत्रों में बंधकर पूर्ण करने वाले लोग हैं। शादी और शादी के बाद पति पत्नी का एक साथ होना ठीक वैसे ही जैसे जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए। अगर एक पहिया भी सही न हो तो फिर दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होगा, और जब दाम्पत्य जीवन सफल नहीं होगा तो पारिवारिक जो व्यवस्था है, जो ढांचागत व्यवस्था है, वो भी बिखरेगा, समाज भी टूटेगा। आज यही सामाजिक व्यवस्था, यही वैवाहिक संस्था खतरे में आ पड़ा है। आज का जो दौर है, 21वीं शताब्दी में जब 1/4 1/4 समय बीत गया है, 2025 बीतने को है, आज विवाह व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। जो आजकल के जो जेन जी के तौर पर जो जाने जाते हैं, जो नई जनरेशन है, जो इस समाज के नए पौधे हैं, वो विवाह से दूर भाग रहे हैं, वैवाहिक बंधन में नहीं बंधना चाहते, जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहते। क्यों? लेकिन इसके विपरीत वो लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रह रहे हैं। महानगरीय सभ्यता भारत की सनातनी सभ्यता से अलग होते जा रही है। परंपरागत सांस्कृतिक और अर्वाचीन प्राचीन जो हमारे मौलिक कर्तव्य थे वो ढांचे ढह रहे हैं। आखिर ऐसे में विवाह को कैसे बचाया जाए? विवाह का उम्र, विवाह की पारिवारिक स्थिति, इन सब पर हमको और आपको सोचने की आवश्यकता है। जब एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए जब हम वर तलाशने चलते हैं तो अब वर को तलाशने के पहले एक पिता के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर हम किन किन चीज़ों को देखकर वर का तलाश करते हैं। जब हम एक वर के माता पिता होते हैं, एक लड़के के माता पिता होते हैं, तो हम एक लड़की से क्या अपेक्षा करते हैं, वधू में कौन कौन से गुण होने चाहिए, हम क्या अपेक्षा करते हैं। दहेज प्रथा तक ही आज की वैवाहिक व्यवस्था और बहस को सीमित रखने की आवश्यकता नहीं। अब दहेज प्रथा से बहुत आगे तक का विषय जुड़ गया है, जिस पर हमको, आपको और इस पूरे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है। जब हम अब कोर्ट में जाते हैं किसी कारणवश, तो सबसे ज़्यादा कोर्ट में जमीन जायदाद के साथ अगर कोई समस्या मिलता है तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, तलाक के मामले, घरेलू हिंसा में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में होने वाले तनाव के मामले, मुकदमे कोर्ट में मिलेंगे। आखिर ऐसा क्यों? पहले जब बाल विवाह होता था तो कानूनी तौर पर बाल विवाह को हटाकर एक परिपक्व उम्र में आने पर 21 वर्ष की आयु कम से कम होने चाहिए बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए इतना उम्र होना चाहिए, 18 वर्ष लड़कियों के लिए होना चाहिए, 21 वर्ष लड़कों के लिए होना चाहिए। समय समय पर इसके लिए कानून बने। तो फिर
आखिर हमारा दाम्पत्य जीवन असफल क्यों हो रहा है, क्यों मामले कोर्ट तक पहुंच रहे हैं? इन सब को हमें सोचना होगा, समझना होगा। क्या हम केवल भौतिकतावादी जीवन, जब हम एक लड़की में केवल रूप, सौंदर्य और केवल गुण ही तलाशेंगे, जब लड़कों का हम केवल वर तलाशने के समय उसका धन, संपत्ति, उनका आय का स्रोत ही केवल देखेंगे, तो ऐसी समस्याएं बहुत ही स्वाभाविक हैं। हमको जीवन में सरलता, समरसता और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बिठाने का एक कला विकसित करना होगा। इसमें परिवार को और समाज को सहयोगी के तौर पर आना होगा। तब जाकर वैवाहिक जीवन और वैवाहिक संस्थाएं टिकी रहेंगी और मनुष्य के निर्माण का यह जो पूरी व्यवस्थागत परंपरा है वह निर्बाध रूप से चलती रहेगी। विवाह और विवाह से होने वाले जो समस्याएं हैं, विवाह और विवाह से होने वाले जो फायदे हैं, विवाह और विवाह से जो एक पूरी व्यवस्था बनती है, जो सृष्टि धीरे धीरे अपने विकास को गतिमान रखता है, उन सब को समझने के लिए, उन सब को जानने के लिए हमको और आपको लौटना होगा अपने वेदों की तरफ, लौटना होगा अपने सनातन की तरफ, लौटना होगा अपने मूल्यों की तरफ, अपने परंपराओं की तरफ। तब जाकर हम विवाह और विवाह की खूबसूरती को षोडश संस्कारों में बंटे हुए इन 15 संस्कारों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर इसी वैवाहिक सीजन में विवाह पर आधारित दूसरे एपिसोड में हम आपके साथ मिलते हैं। तो आइए इस पूरे वीडियो को देखिए और हमारा चैनल सोच और खोज को सब्सक्राइब करिए और धीरे धीरे हर तरह के विषय, वो सामाजिक व्यवस्थागत विषय हों, विद्यार्थियों से जुड़े मसले हों, वो युवाओं से जुड़े मामले हों, धार्मिक मामले हों, सांस्कृतिक मामले हों, ऐतिहासिक धरोहर हो, विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए एक एक कर वीडियो को धीरे धीरे कर आपसे हम आपके सामने लाएंगे। अगर उसमें कोई त्रुटि, कोई कठिनाई हो तो आप उस पर अपना महती विचार और सुझाव दें। सहर्ष हमें स्वीकार होगा। आपका विचार हमें एक नया दिशा प्रदान करेगा। मैं आपके विचार को आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जयतु सनातन, जयतु संस्कृत। नमो नारायण।